हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल कोर्स एज वेल एज एकेडमिक कोर्स दोनों के लिए ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने से पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर हमारी राइट अप्रोच है इसको समझने की, तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, वो ज़्यादा अच्छी होगी। इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो एज एन एंटरप्रेन्योर होनी चाहिए, यानी कि हम लोग इस तरह से सोचें जैसे बिजनेसमैन सोचता है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस की एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है और पूरे बिजनेस के फाइनेंस को इम्पैक्ट करती है, पूरे बिजनेस के फ्यूचर को, प्रेजेंट को इम्पैक्ट करती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है और इसको केवल और केवल बिजनेस मैन के नज़रिए से ही देखना चाहिए अगर इसकी हमारे को अच्छी पकड़ करनी है। तो अब ये जो नज़रिया है ये क्या है? ये नज़रिया जो है वो नज़रिया है कि कैसे बिजनेस स्मूथली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। तो अब इसके हम एक एक करके कॉन्सेप्ट देखेंगे, समझेंगे। बट बिफोर वी मूव अहेड, लेट्स अंडरस्टैंड 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस कनेक्टेड विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ए बिगिनर, दैट द बेसिक क्वेश्चन जो आता है वो है कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका हम आंसर करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। दूसरा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो उसको समझने में हेल्प करेगा वो है व्हाई इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज विच इज हाउ इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों किया जाता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इन तीनों क्वेश्चंस का अगर हम लोगों को आंसर मिलेगा और हमारा नजरिया क्या होगा, एंगल क्या होगा सोचने का, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, हम इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स लुक एट इट वन बाय वन। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो ये एक हमारे समझने की बात है कि ये मैनेजरियल एक्टिविटी है, यानी कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है। ओके, मैनेजरियल एक्टिविटी है। दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग एंड कंट्रोल से कनेक्टेड है। अच्छा, अब हम देखेंगे किस चीज़ का प्लानिंग एंड किस चीज़ का कंट्रोल। तो क्योंकि मैनेजमेंट ज़्यादातर प्लानिंग और कंट्रोल करती है, तो यहाँ पर प्लानिंग एंड कंट्रोल होगा, बट किस चीज़ का? फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब अगर हम फाइनेंस की बात करेंगे तो फाइनेंस का मतलब लेमैन की भाषा में होता है मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम बैलेंस शीट P&L के एंगल से अगर देखना चाहते हैं तो फाइनेंस कई जगह होता है। डायरेक्ट कैश के फॉर्म में होता है, बैंक के फॉर्म में होता है, डेटर्स के फॉर्म में होता है, क्रेडिटर्स के फॉर्म में होता है, इक्विटी के फॉर्म में होता है, फिक्स एसेट्स के फॉर्म में होता है। मतलब कि जहां जहां फाइनेंस है, जहां जहां मनी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सारे रिसोर्सेज के मैनेजमेंट को जो है हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मनी को मैनेज करना, फाइनेंस को मैनेजमेंट करना, क्योंकि उसी के आसपास ही सारा की सारा बिजनेस घूमता है। तो अगर हम इसको ऐसे बोलना चाहें कि पैसे का बिजनेस में आना, फंड्स प्रोक्योरमेंट से लेके फंड्स यूटिलाइजेशन, सिंपल डेफिनेशन है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। मतलब बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और वो पैसा बिजनेस के अंदर कैसे यूटिलाइज होगा, ये पूरी साइकिल, प्लानिंग टू यूटिलाइजेशन, प्लानिंग टू कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2, विच इज व्हाई इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट डन। नाउ इसको समझने के लिए हमारे को 2 बातें समझनी पड़ेंगी। बिजनेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है विच इज कॉल्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब हर बिजनेस चाहता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इससे भी बड़ा, इससे भी एक ज़्यादा वाइडर एक और ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लोग बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब हम डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब इसके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब बिजनेस को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले
बिजनेस जो है अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज करे, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, सो दैट इट कन्वर्ट्स इनटू हायर प्रॉफिट. दिस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ वाइडर टर्म, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ नैरो टर्म. वाइडर टर्म कैसे है? इट वर्क्स ऑन वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, वेयर एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ नैरो थिंग, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इज ए वाइडर थिंग. कैसे? वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का एक पैरामीटर है देखने का कि हमारी कंपनी की जो शेयर वैल्यू है, इक्विटी शेयर वैल्यू, वो ज्यादा होनी चाहिए. किसी भी कंपनी की इक्विटी शेयर वैल्यू कब ज्यादा होती है, उसका मार्केट प्राइस कब ज्यादा होता है? जब उसके सारे एस्पेक्ट्स, यानी कि बिजनेसमैन का अपना इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एम्प्लॉयज, उसके सारे स्टेक होल्डर्स, उसके सारे इन्वेस्टर्स, उसके कस्टमर्स, everyone is happy with the company, then the market price of the company goes up. That means what? Wealth maximization says that all aspects, all related parties connected with the business are happy the way with business is doing. तो इसका मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक बड़ा टर्म है, वैल्यू क्रिएशन पे बात करता है. वेयर एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब हो सकता है कि बहुत सारे लोग कंपनी से खुश ना हो, पर फिर भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये दोनों एस्पेक्ट का ध्यान रखा जाता है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज वन ऑफ द माइलस्टोन एंड द एंड रिजल्ट इज दैट इट शुड लीड टू वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन. नाउ विल गो बैक एंड सी द थर्ड क्वेश्चन एंड वी वुड आंसर हाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डन. तो अभी तक हमने समझा व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है. दूसरा हमने समझा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से है, क्यों है, और अब ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कैसे अचीव किया जाएगा. सबसे पहली बात, इसको हमने 3 टुकड़ों में डिवाइड किया है. पहली बात है फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंसिंग के डिसीजंस लेके किया जाता है. अभी फाइनेंसिंग के डिसीजंस क्या है? बड़ा सिंपल है. फाइनेंसिंग का मतलब फंड्स का कंपनी के अंदर आना, किस सोर्स से कंपनी में पैसा आता है, तो उससे रिलेटेड डिसीजन. जैसे कंपनी में पैसा जो है वो कैपिटल के फॉर्म में आता है. कैपिटल भी 2 तरह की, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर. अगर छोटा बिजनेस है तो वहां पे ओनर्स के फंड होते हैं, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स के फंड होते हैं. दूसरा तरीका है डिबेंचर्स का कंपनी के केस में. तीसरा तरीका है लोन्स का. मल्टीपल सोर्सेज हैं. तो ऐसे डिसीजंस लेना जिससे हमारे को कंपनी को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, हमारी जो है कॉस्टिंग कम आए, हमारा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का. क्योंकि इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, बैंक लोन्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लोन सबके अलग अलग जो है प्लस माइनसेस हैं. तो उन सबको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना कि कहाँ से पैसे को प्रोक्योर करना है. दिस इज वन ऑफ द एरिया वेयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डन. दूसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एस्पेक्ट कि उन फंड्स को जो हमने एक्वायर किए हैं बिजनेस के अंदर, चाहे ओनर फंड है या आउटसाइड से हैं, वो सारे के सारे अच्छे से इन्वेस्ट हों. अब वो फंड्स इन्वेस्ट कहाँ होंगे? बहुत जगह इन्वेस्ट होंगे. लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट होंगे, जैसे फिक्स एसेट्स हमने खरीदा, हमने लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, हमने नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, या कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होनी है, जैसे फॉर एग्जांपल कितना क्रेडिट देना है, कितने डेटर्स होने चाहिए. तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर होंगी, उससे रिलेटेड डिसीजंस जो हैं वहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है. तीसरा एस्पेक्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 ये मेजर एरियाज हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के. डिविडेंड डिसीजन. अब डिविडेंड को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है? क्योंकि यहाँ पे चॉइस है. फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर की जब हम पेमेंट करते हैं चॉइस नहीं है. डिबेंचर्स का, लोन्स का इंटरेस्ट देते हैं, चॉइस नहीं है, वी हैव टू गिव. बट व्हेन इट कम्स टू डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, वी हैव चॉइस इन टर्म्स ऑफ व्हेन टू पे, how much to pay, and that is where the decision making comes into picture. So these are 3 major decisions which financial manager takes. तो डिविडेंड कब देना है, कितना देना है, क्योंकि कंपनी के पास लीगली इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए चॉइस है वो कब देती है, कितना देती है, और उसका कंपनी के होने वाले प्रॉफिट से कोई संबंध नहीं है. ज्यादा प्रॉफिट होने पर भी कंपनी हो सकता है कम डिविडेंड दे, और कम प्रॉफिट या ना प्रॉफिट होने पर भी कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है. तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करती है कंपनी, और अकॉर्डिंगली वो डिविडेंड का रेट एंड टाइमिंग डिसाइड करती है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन, क्योंकि कंपनी की जो लिक्विडिटी है, जो कैश है, फंड्स की मूवमेंट है, उसमें डिविडेंड डिसीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो दीज आर द वेज जहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है. ओके, लेट्स मूव ऑन. आगे हम देखते हैं
कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इसका पहला एस्पेक्ट फाइनेंसिंग डिसीजन, इसको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। इसको देखते हैं कि फाइनेंशियल जो डिसीजंस हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, दो तरह से, या तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, मतलब कहाँ से पैसा आना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास अलग सोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अलग सोर्सेज हैं। एक एक करके देखते हैं। हमारे जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं और जो हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं, उन सब के अलग अलग हमारे को कॉस्ट पड़ती है, उन सबको प्रोक्योर करने का अलग अलग तरीका है, उन सब के अंदर जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब भी अलग हैं, और उनके जो फाइनेंशियल जो इम्पैक्ट्स हैं वो सब भी अलग हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से होते हैं। इक्विटी शेयर इज वन ऑफ द मेजर वन। इक्विटी शेयर के अंदर क्या होता है कि हमारे को फिक्स डिविडेंड की कोई कंपल्शन नहीं है। प्रेफरेंस शेयर के अंदर फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, उसके अपने प्लस माइनस हैं। डिबेंचर्स के केस के अंदर हमारे को इंटरेस्ट दिया जाता है, जिसके ऊपर हमारे को टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट इज वन ऑफ द टैक्स अलाउएबल एक्सपेंस। एंड उसके अलावा हम लोग लोन्स वगैरह भी ले सकते हैं काफ़ी जगह से, काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कई तरह की इंडस्ट्रियल सपोर्ट है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। आउटसाइड लोन्स भी लिए जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड्स के अंदर क्रेडिटर्स हैं, जो हमारे को या तो एक्सपेंस के लिए पेमेंट बाद में लेते हैं, या हम लोग जो माल खरीदते हैं, क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल, रॉ मटेरियल होते हैं, वो सारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं। दूसरा हमारा जो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड्स है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक हम लोगों को कई तरह की फैसिलिटीज देता है, जिससे वो हमारे को शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्रिएट होती है। हम कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स भी ले सकते हैं। तो मल्टीपल सोर्सेज हैं फाइनेंसिंग के, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज एन ईजी थिंग टू पिक कि किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है। मल्टीपल एरियाज जो हैं कंसिडर करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी टेक डिसीजन दैट व्हाट इज बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बोथ। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है ये फाइनेंसिंग के डिसीजन लेते हैं। साथ साथ फाइनेंसिंग के डिसीजंस क्योंकि हमारे फाइनेंशियल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और क्योंकि ये सारे कैपिटल हम इसको मानते हैं, तो हम बोलेंगे हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो हम कम रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? ताकि जब हम इन्वेस्टमेंट्स करें तो हमारे पास जो रिटर्न्स हों वो ज़्यादा हों। तो इसलिए जो फाइनेंसिंग के डिसीजंस हैं ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिफ्लेक्ट करते हैं, और हम चाहते हैं कॉस्टिंग कम से कम आए। इसकी डिटेल स्टडी जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर करेंगे वहाँ पर करेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन अनदर डिसीजन। और मैं आपको बता देता हूँ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज योर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसी तरह से क्योंकि अलग अलग सोर्स ऑफ फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म का अलग, शॉर्ट टर्म का अलग, इवन विद इन लॉन्ग टर्म इक्विटी का और प्रेफरेंस का एंड डिवेंचर्स का आपस में काफ़ी अलग अलग रिस्क हैं, उनके एडवांटेजेस भी अलग अलग हैं। तो वो सभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दो चैप्टर्स हमारे आगे के केवल और केवल फाइनेंसिंग डिसीजन से कवर होंगे। पहला चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा रिस्क एंड लिवरेज। द हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, द लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। तो इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो चैप्टर के फॉर्म में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करेंगे। तो फाइनेंसिंग डिसीजन इज अ वेरी बिग डिसीजन, इट इम्पैक्ट्स आवर बिजनेसेस हेवीली इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग। नाउ दूसरा डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमारा डिसीजन होगा इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स जो है फंड्स की होनी है, और वो फंड्स हमारे पर मल्टीपल सोर्सेज से आए हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट ठीक हो, हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ हो, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हमारे को ज़्यादा रिटर्न्स दें, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, उनको अचीव करें। अगेन इन्वेस्टमेंट्स हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए करते हैं। मतलब कई सारी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो एक बार कर दी तो कई सालों तक हमारे को उसका इम्पैक्ट रहेगा। कई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। तो उन दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड कई सारे डिसीजंस हैं जो बिजनेस को लेने पड़ते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में एक सबसे बड़ा एरिया है बिजनेस एक्सपेंशन का। कंपनी कई बार बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है, मल्टीपल ज्योग्राफिकल लोकेशंस में प्रोडक्ट की रेंज भी बढ़ाना चाहती है। कई एंगल से बिजनेस एक्सपेंशन होता है, टेरिटरी एक्सपेंड होती है, प्रोडक्ट रेंज एक्सपेंड होती है, न्यू वर्टिकल ऑफ बिजनेस स्टार्ट होते हैं। दूसरा एरिया है प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स, मतलब ऑटोमेशन करना पड़ता है। अभी हमारी मैनुअल प्रोसेस है, अभी हमारी मशीन्स हैं, पर उनको रिप्लेस करके बेटर मशीन्स लगाई जाएंगी, तो वहाँ पर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है। कंपनी बहुत सारी एसेट्स खरीदती है, बिल्डिंग्स खरीदती है, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स खरीद सकती है,
कई नए प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए जा सकते हैं जो ऑलरेडी उसके रनिंग बिजनेस से कनेक्टेड हों या ना हो। तो काफ़ी जगह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे बड़े केयरफुली डिसीजन लेने पड़ते हैं। शॉर्ट टर्म सोर्सेज मतलब हमारा जो पैसा है जो हमारे को मिला है वो या तो उधार माल में भी जा सकता है, मतलब क्रेडिट सेल, कितना क्रेडिट सेल करना है कितना नहीं करना है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कई बार कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी करती है, कहीं शेयर्स खरीदती है, इक्विटी खरीदती है, कुछ और चीज़ें खरीदती है, एडवांसेस भी देती है। तो इससे रिलेटेड कितना देना है कितना नहीं देना है, बिजनेस के हित में क्या रहेगा, कंपनी की फाइनेंशियल जो है रिटर्न्स कितने आएंगे, रिस्क फैक्टर्स कितने हैं, साथ साथ ही कितनी कंपल्शन है बिजनेस को ग्रोथ करने में। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कवर होते हैं। और इससे रिलेटेड भी हमारे जो चैप्टर्स हैं, हमारे को 2 चैप्टर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। एक हमारा चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, मतलब पैसे को कहाँ लगाना है और कैसे रिटर्न्स को एसेस करना है, और दूसरा हमारा चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो जो कैपिटल बजटिंग है ज़्यादातर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड है, और जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड है। तो ये सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट दीज चैप्टर्स सेपरेटली। लेट्स मूव ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन विच इज आवर डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड, जैसे मैंने बोला, डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि कैश मैनेजमेंट को हिट कर रहा है। डिविडेंड मतलब इक्विटी शेयर के डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास चॉइस है कितना जो है डिविडेंड दें इक्विटी शेयर होल्डर को और कब दें, क्योंकि दोनों में ही लीगली हमारे ऊपर, कंपनी के ऊपर बाउंडेशन नहीं है। when there is no foundation, when there is a choice, then there is always a problem, and that is where the decision comes into picture। तो कितना देना है और कब देना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये सब डिविडेंड डिसीजन में कवर होता है। काफ़ी एंगल से सोचना पड़ता है बिजनेस को, क्योंकि अगर ज़्यादा डिविडेंड दे दिया तो जरूरी नहीं है शेयर होल्डर्स खुश हों। कई बार ज़्यादा डिविडेंड अगेंस्ट चला जाता है, कई बार कम डिविडेंड अगेंस्ट चला जाता है, कई बार डिविडेंड देना अगेंस्ट चला जाता है, और कई बार डिविडेंड ना देना अगेंस्ट चला जाता है। कई बार शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है तो लेट डिविडेंड बी विद द कंपनी ओनली, सो दैट कंपनी कैन अर्न मोर प्रॉफिट फॉर अस, वी कैन नॉट अर्न दैट मच। सो शेयर होल्डर्स प्रेफर दैट कंपनी retains the dividend, do not distribute and invest their money. So there are multiple things। ये सब स्टडी करने के लिए साथ साथ कंपनी को ये भी देखना होता है कि उसके पास कितना कैश है, कंपनी के पास जो कैश की और फंड्स मूवमेंट की पोजीशन क्या है। अगर कंपनी के पास इनफ फंड्स ही नहीं है, कैश ही नहीं है, तो कंपनी डिविडेंड देना भी चाहेगी तो देने में बड़ी मुश्किल होगी। साथ साथ कंपनी को ये देखना पड़ेगा कि कैश के अलावा भी अगर वो डिविडेंड देती है तो क्या उसकी वर्किंग कैपिटल पे असर पड़ेगा, कितना उसके इन्वेस्टमेंट्स पे असर पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर जो है कैपिटल का, सोर्सिंग का, उस पर कितना असर पड़ेगा। तो इस सब के लिए बहुत सारे जो है कनेक्टेड जो है रेशोज हैं वो स्टडी करने पड़ेंगे, वो सब देख के कि कितना जस्टिफाइबल होगा। तो क्योंकि लीगल बाउंडेशन नहीं है इसलिए फाइनेंशियल एंगल्स को कंसीडर करना पड़ेगा। और इसमें हमारे 2 चैप्टर्स कवर होते हैं, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो जो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और रेशियो एनालिसिस, 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिविडेंड डिसीजन से। तो तीनों डिसीजन से करीब करीब हमारे सारे जो चैप्टर्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कवर हो जाते हैं। और जब हम इन डिटेल में बात करेंगे इनकी तब हम देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है डिविडेंड का डिसीजन। लेट्स मूव ऑन। ओके, अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और जो अदर डिसीजंस हैं डिविडेंड डिसीजंस वो अफेक्ट होते हैं। सो लेट मी ड्राफ्ट अ फॉर्मेट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट के अंदर यहां पर हमारे पास लॉन्ग टर्म फंड्स हैं जो कंपनी लेती है, चाहे वो इक्विटी है, डिवेंचर है, प्रेफरेंस है, और एक होता है शॉर्ट टर्म फंड्स जिसको हम करंट लायबिलिटीज भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह आते हैं। बैलेंस शीट का जो एसेट साइड है उसमें फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स होती हैं। इसी तरह से P&L अकाउंट में यहाँ हमारे रेवेन्यूज होते हैं, यहाँ हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हमारा नेट प्रॉफिट होता है,
उसके बाद नेट प्रॉफिट के एलोकेशंस में, रिजर्व्स वगैरह में और अदर एरियाज में, डिविडेंड में हमारे को पैसे का आउटफ्लो करना पड़ता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नाउ अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। दिस एंटायर ब्लॉकेज इज कनेक्टेड विद फाइनेंसिंग डिसीजन। That means majorly cost of capital plus risk and leverage। मतलब शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के अंदर भी इक्विटी, डिवेंचर, प्रेफरेंस हमारी कितनी कॉस्ट होगी और उस कॉस्ट के क्या क्या प्लस माइनस होंगे। रिस्क मतलब माइनसेस, लिवरेज मतलब एडवांटेजेस। तो उससे कनेक्टेड रिस्क एंड लिवरेज। तो दो चैप्टर हमारे यहाँ कवर होते हैं। फिक्स एसेट्स के जो डिसीजंस हैं ज्यादातर इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बोला जाता है, और ये हमारा एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, उससे कनेक्टेड है। तो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ज्यादातर हमारा जो इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का है। इन दोनों के रिलेशन का मतलब हुआ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कितना करंट एसेट्स होना चाहिए, कितना ज्यादा है, कम है, ये सारा की सारा जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में स्टडी किया जाएगा। अब जो P&L की बात करते हैं, अच्छा, इस पूरी बैलेंस शीट की जो मूवमेंट है और जो पूरे P&L की मूवमेंट है, इससे हमारा कैश फ्लो, फंड फ्लो प्लस रेशियो एनालिसिस, ये 3 टॉपिक्स कनेक्टेड हैं। क्योंकि कैश की पूरी मूवमेंट बैलेंस शीट से भी निकल के आती है, P&L से भी निकल के आती है। इसी तरह से फंड फ्लो के अंदर भी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मूवमेंट्स होती हैं फंड्स की, साथ साथ पूरा रेशियो जो है एनालिसिस वो बैलेंस शीट और P&L के आसपास किया जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि P&L से हमें और क्या ड्राइव होता है। P&L हमारा प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है, P&L हमारी कैपेबिलिटी को बताता है कि हम कितने लोन्स लें, कितना इंटरेस्ट दे पाएंगे। P&L हमारे जो है रेवेन्यूज की स्ट्रेंथ को बताता है। P&L हमारे को ये बताता है कि हमारे को कहाँ इन्वेस्ट करना है और कंपैरेटिव स्टडी में रेवेन्यू कहाँ से आएगा। P&L हमारे को ये बताता है कितना माल उधार देना है, कितना माल नगद देना है। P&L हमें ये बताता है कितना अमाउंट चार्ज करना है। P&L हमें ये बताता है हमारे टैक्सेस कितने हैं। P&L हमारे को ये बताता है कि हम डिविडेंड देने की पोजीशन में हैं कि नहीं है। P&L हमें ये बताता है कि हम कितने रिजर्व्स में ट्रांसफर करें। P&L हमें ये बताता है कि हमारे को एक्सपेंसेस कितने करने चाहिए, हमारी कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है वो कितनी रखनी चाहिए। P&L हमारे को बहुत सारी चीजें बताता है। P&L हमारे पूरे बिजनेस के फ्यूचर को, पूरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को, पूरे बिजनेस की वेल्थ को, पूरे बिजनेस की ग्रोथ को और कनेक्टेड रिस्क को बताता है। तो हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कनेक्टेड, हमारे जितनी भी डिसीजन मेकिंग है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कनेक्टेड, वो बैलेंस शीट और P&L के आसपास घूमती है। और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो फाइनेंसिंग डिसीजन वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल वर्किंग मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंसिंग में कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट, P&L और बैलेंस शीट से कनेक्टेड कैश फ्लो, फंड फ्लो एंड रेशियो एनालिसिस। So this is in nutshell is the whole understanding of financial management. इसका simplified version 1 by 1 step by step हम देख लेते हैं हमने पूरी अंडरस्टैंडिंग से क्या सीखा। तो अगर हम देखें हमारे क्या क्या टॉपिक्स कनेक्टेड होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कनेक्टेड, सबसे पहला होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी हमने देखा फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने ये भी देखा फाइनेंसिंग डिसीजन से रिस्क एंड लिवरेज भी कनेक्ट हो रहा है, मतलब कौन सी वाली कैपिटल कितने रिस्क के साथ है और उस रिस्क के साथ कितना एडवांटेज है। तो ये दोनों जो चैप्टर्स हैं वो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन से कनेक्टेड हैं। तीसरा चैप्टर
कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग का डायरेक्ट कनेक्शन जो है हमारे इन्वेस्टमेंट से है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लॉन्ग टर्म स्पेसिफिकली। दूसरा हमारा जो है अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से है। कैसे हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को मैनेज करते हैं, कैसे हम डेटर से रिलेटेड, क्रेडिटर से रिलेटेड, क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड, प्रोसेस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। कैश फ्लो, फंड फ्लो और रेशियो एनालिसिस, ये पूरे ओवरऑल बिजनेस की हेल्थ बताते हैं हमारे को, ना केवल फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट बट जो हमारे डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजंस हैं, हमारी फंड्स की मूवमेंट्स हैं, हमारी स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेसेस है, वो सभी हमारे को रिफ्लेक्ट करते हैं। दिस इन नटशेल इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर और द फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, जहां पर हम फाइनेंसिंग से लेके, इन्वेस्टमेंट से लेके, ऑपरेशंस बिजनेस के से लेके और प्रॉफिटेबिलिटी से लेके और कैश फ्लो की मूवमेंट से लेके सारे के सारे एरियाज कवर करते हैं। दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इन शॉर्ट। As we move on to separate topics, one by one we'll talk in detail and we'll work out how financial management plays an important role in each area of the financial aspects. Thank you very much for your listening. Thank you.